अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। चले जी, दिन का आगाज करते हैं। अच्छी अच्छी बातें हैं हमारे साथ आज जो आपसे करनी है, लेकिन सबसे पहले एक जिम्मेदारी निभानी है कि आपको बताना है कि स्मॉग इस वक्त छा गई है और हर तरफ स्मॉग की वजह से बीमारियां फैलने लगी हैं, बच्चे बीमार होने लगे हैं। तो प्लीज 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 अपना ख्याल रखें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हम इसके बारे में तफसीलन भी प्रोग्राम में आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे। AQI जो है आज कल से कुछ बेहतर है, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा है। अभी भी 350 अभी शो हो रहा और कुछ इलाकों में 600 तक शो होता रहा है। तो उसके बारे में तफसीलन बात करेंगे, एक्सपर्ट से भी राय लेंगे कि मजीद क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा आपको बताते चले कि हमारे शो में आज पॉलिटिकल सियासी बातें तो होती ही हैं, लेकिन वो आगे चलकर होंगी। अभी हम कुछ खास बातें करेंगे जो रिलेटेड हैं हमारे इस वक्त क्रिकेट टीम के साथ। क्रिकेट टीम में बहुत बड़ी तब्दीलियां, बड़ी ड्रास्टिक तब्दीलियां दिखाई दे रही हैं हमें। और है ना, आप बताएंगी ऑस्ट्रेलिया के हवाले से जो हमारे खिलाड़ी पहुंच चुके हैं और जिन्होंने पहुंचना है अभी। जी हाँ, फिलहाल तो जी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम और हारिस रऊफ समेत जो पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल 7 अरकान हैं वो मेलबर्न पहुंच चुके हैं। हाँ, दूसरे मरहले में पाकिस्तान स्क्वाड के दीगर अरकान आज रात कराची से ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। मोहम्मद रिजवान उसमें शामिल हैं। पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज 4 नवंबर से होगा। आपको इसके अलावा बताते चले एक अहम खबर मजीद जो सामने आई है, इख्तलाफात हद से गुजर गए हैं, कोच कूच कर गए हैं। 4 माह तक घर बैठने वाले, तनख्वाह वसूल करने वाले, जब काम आया, वक्त आया तो दौरा ऑस्ट्रेलिया से कबल ही जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो गए हैं। जनूबी अफ्रीका के 56 साल गैरी क्रिस्टन को इसी साल अप्रैल में ब्रैडबर्न की जगह 2 साल के लिए हेड कोच मुकर्रर किया गया है। ताहम 6 माह बाद ही उन्होंने PCB के साथ अपनी राहें जुदा कर ली हैं। और जरा ये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गैरी क्रिस्टन के दरमियान कई मामलात पर इख्तलाफात थे। गैरी क्रिस्टन और PCB दोनों ही अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे और अब ये इतलात है कि गैरी क्रिस्टन बगैर इख्तियार के कोचिंग के हक में नहीं थे। तैनाती के वक्त PCB ने गैरी क्रिस्टन को मजबूत इख्तियारात की यकीन दहानी करवाई थी और उन्हें सिलेक्शन मामलात में भी मजबूत इख्तियारात का कहा था। जी हाँ, ज़रा ये भी बताते कि गैरी क्रिस्टन और PCB के दरमियान इख्तलाफात की वजह गैरी क्रिस्टन की मनमानियाँ और माहदे पर अमल दरामद ना करना बना है। गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल टीम और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज में अपनी पसंद नापसंद मनवाने पर जोर दे रहे थे, जिसके बाद PCB अपने मौक़िफ़ पर डट गया था। वाज़ेह रहे कि गैरी क्रिस्टन का पहला असाइनमेंट इंग्लैंड के खिलाफ उसी की सरजमीन पर 4 वनडे मैचेस की सीरीज़ और फिर अमेरिका में मुनक्किदा ICC T20 वर्ल्ड कप था, लेकिन कौमी टीम दोनों इम्तिहानात में बुरी तरह नाकाम रही। फिर जेसन गिलेस्पी का पहला असाइनमेंट होम ग्राउंड पर बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी और मेहमान टीम ने पाकिस्तान को उसी की सरजमीन पर पहली बार व्हाइट वॉश की जिल्लत आमेज शिकस्त दी थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन के कबल इस वक्त मुस्ताफी होने के बाद जेसन गिलेस्पी को दौरा ऑस्ट्रेलिया में वनडे और T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का उबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया है। और जरा ये भी बता रहे हैं कि आकिब जावेद को पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम का कोच मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। क्या एक अच्छी सीरीज जीतने से आकिब जावेद को पाकिस्तान टीम का हेड कोच बना दिया PCB का दुरुस्त फैसला ये होगा? उधर व्हाइट बॉल कप्तान मोहम्मद रिजवान ने एक इंटरव्यू में कहा कि जो कुछ कई कप्तानों से सीखा उस पर वो अमल करेंगे। ये आपने सुना कि इस वक्त रिजवान बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और हम बेस्ट विशेस करते हैं कि रिजवान का कप्तानी के लिए पहला ये दौरा ऑस्ट्रेलिया मुश्किल होता है और इसके बारे में हमारे स्पोर्ट्स सज्जाकार अक्सर बताते रहे हैं। इस बार भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे खास स्पोर्ट्स सज्जाकार यूसुफ अंजुम साहब। यूसुफ भाई बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल ताज़ा तरीन बनी है, पहले तो ये बताइएगा जो स्क्वाड गया है कितने मुतमईन है आप उससे? सर, इस वक्त जो कम्बिनेशन आप कह सकते हैं कि मेरे ख्याल में ये बेहतरीन कम्बिनेशन है, क्योंकि सीनियर खिलाड़ियों के साथ इसमें वो भी खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया और हमेशा ये कहते हैं हम आए हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट को इज़्ज़त देनी चाहिए। तो ऐसा पहली बार हुआ कि आकिब जावेद, अलीम डार, अजहर अली, असद शफीक वगैरह साथ जितने भी सिलेक्टर हैं उन्होंने बड़ी एक अच्छी कम्बिनेशन बनाया है, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि ऑस्ट्रेलिया में इस बार वो रिज़ल्ट नहीं होगा जो माजी में होता आया। पाकिस्तान को चूँकि अभी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ हमने जीती है तो मुराल भी बुलंद है, खिलाड़ियों का एतमाद में इजाफा भी हुआ है। पूरी कौम भी ये चाहती है कि हम ऑस्ट्रेलिया में भी हराएं। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन हमेशा पाकिस्तान के लिए टफ रही है। बहुत ज़्यादा तवक्कुआत आप नहीं कह सकते कि हम ख्वाब देखना शुरू कर देंगे, हम उनको वाइट वॉश करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान को 1 या 2 मैच ज़रूर वहाँ पर जीतने चाहिए।
बिल्कुल। अच्छा, और यूसुफ रहीम साहब, जो खबर फिलहाल ज़रा बड़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही है गैरी कर्स्टन के हवाले से, उनके मुस्ताफ़ी होने पर बड़ी बातचीत की जा रही है और इख्तलाफात की तो खबरें ज़राए के हवाले से सामने आ ही रही थी हमेशा से। क्या मेजर रीज़न रही है आपके ख्याल में जिसकी वजह से वो मुस्ताफ़ी हो गए? ना, जो कुछ भी हुआ मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं हुआ पाकिस्तान क्रिकेट ये के तो हवाले से, बिल्कुल सही क्योंकि हम जब भी गैर मुल्की कोचों के यहाँ पर लाते हैं तो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो पूरे नहीं हो पाते। सिर्फ बाब उमर ऐसे थे जिन्होंने 4 साल पाकिस्तान टीम के साथ गुजारे। इसके बाद जितने भी कोचेज़ आए हैं, जिसमें मिकी आर्थर भी थे, उनको भी लाया गया था। लेकिन उसके बाद उम्मीद थी कि जिस तरह गैरी क्रिस्टन और जैसन गिल्स्पी को लाया गया है तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है मज़ीद ऊपर जाएगी। लेकिन कोचेज़ के साथ इख्तलाफात इसलिए होते हैं कि वो जो भी गैर मुल्की कोचेज़ आता है वो सीनियर खिलाड़ियों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा लेता है अच्छा। और उन्हीं को प्रोटेक्ट करता है। अगर सीनियर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं भी कर रहे तो उनकी ये कोशिश होती है इनको टीम से ड्रॉप ना किया जाए। और गैरी क्रिस्टन के साथ भी यही एक बड़ी वजह थी कि वो बाबर आजम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा। पूरा पाकिस्तान ये चाह रहा था कि बाबर आजम को थोड़ा रेस्ट करवाया जाए ताकि वो मेंटली तौर पर दोबारा कम बैक करे और अच्छा परफॉर्म करे। तो मेजर वजह तो यही थी। इसके और ये साथ भी साथ कुछ रीजंस हैं कि वो इख्तियारात अपने जो उनके महदूद हो गए उस पर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे वो। देखिए, ऐसा पहली बार हुआ कि जो कप्तान और कोच थे उनको सिलेक्शन कमेटी से बाहर किया गया। माजी में ऐसा कभी भी नहीं हुआ और हमेशा कप्तान और कोच की मुशावरत के साथ ही प्लेइंग 11 और जो उसके साथ 15 रुकनी टीम है उनका ऐलान किया जाता है। तो इस बार चूँकि ये पहला तजर्बा था, आकब जवेद एक आपको पता है कि एक सख्त गिर कोच के तौर पर मशहूर हैं, सख्त गिर इंसान भी उनको कहा जाता है। तो वो चाहते थे कि मैं अब जो भी फैसले लूँ वो अपनी मर्ज़ी से लूँ। उसकी वजह ये भी थी कि हमने कप्तान और कोच की राय से जो मुल्तान टेस्ट की पहले मैच की विकेट बनाई उस पर हमें नाकामी का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर ये एक समझे कि एक्सपीरियंस किया गया कोचेज़ के बगैर, कप्तान के बगैर, सिर्फ सिलेक्शन कमेटी के उसकी मुशावरत से ये पिक्चर्स वगैरह तैयार हुई तो उसका रिजल्ट भी आए जिससे उसको ताकत मिल गया आकब जवेद और उसके साथियों को। और वो ये हक बजानब है कि उनके जो फैसले उनको तस्लीम किया जाए। और ये बात नागवार गुजरी थी यकीनी तौर पर गैरी क्रिस्टन को, क्योंकि उनके मुआहदे में था कि जो भी टीमें बनी उसमें उनका बड़ा अहम किरदार होगा। बिल्कुल। अच्छा, तो हम दूसरा तीसरा लाइटर नोट पे बात कर रहा हूँ। दूसरा तीसरा मैच भी आ जाते तो फिर नजला किस पे गिरता? फिर तो कोचेस पे आ जाता, सिलेक्टर्स। देखिए, फिर हम ये कह के जान छुड़ा लेते कि एक्सपीरियंस किया गया था हमारे पास, क्योंकि फास्ट बॉलर भी नाकाम हो गए थे, इतने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। हमारे पास एक बेहतर ऑप्शन था कि स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरा जाए। लेकिन जब अल्लाह किसी को इज्जत देता है तो फिर उसके बहुत सारे रास्ते भी निकाल देता है और यही आकब जवेद के साथ हुआ। आकब जवेद ने एक किस्म का जुआ खेला, इसमें वो कामयाब रहे और पूरी कौम अब उनके साथ है, उनको सपोर्ट कर रही है। इस वक्त वो आप कह सकते हैं कि क्रिकेट बोर्ड के डॉन है, वो जो चाहे वो अपनी मर्जी का फैसला करवा सकते हैं। और यही अब सुनने में आ रहा है कि अब उनको डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस जो है वो भी बनाया जा रहा है। कोच क्योंकि मेन हमारा कोच का उनका था कि कोच की कोचिंग के तौर पर भी उनको ऑफर्स है, लेकिन वो मेरे ख्याल में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस के तौर पर। क्योंकि एग्जैक्टली, क्योंकि ये खबर एक ये भी है कि उन्हें कोच बना दिया जाएगा, लेकिन वो थोड़े से नजर आ रहे हैं कि वो अदम दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं सारी सूरत। देखिए ना, हमारी जब भी माजी में बात हुई आकब जवेद से, उन्होंने ये कहा कि वो पाकिस्तान टीम की हेड कोचिंग के लिए तैयार हैं, दूसरे किसी शोबे पर वो आना नहीं चाहेंगे। तो अब चूँकि उनके पास एक मौका था कि उनको टीम के साथ भिजवाया जाता, लेकिन उनका वीज़ा इश्यूज़ थे जिसकी वजह से वो टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पा रहे। और चूंकि जैसन गिल्स्पी ऑस्ट्रेलिया से हैं, वो वापस जा भी रहे थे अपने मुल्क में, तो उनको अब अबूरी कोच बना दिया गया कि चलें टीम के साथ हो रहे हैं। और ये भी इम्कान है कि उनको मुस्तकिल तौर पर टीम के साथ लगा दिया जाए। लेकिन जो PCB के आला हुकाम है वो ये चाहते हैं कि वाइट बॉल टीम के साथ बिलखसूस एक पाकिस्तानी कोच लगाया जाए जिसमें सकलैन मुश्ताक का नाम लिया जा रहा है। सकलैन मुश्ताक फील्डिंग कोच के तौर पर कौन जा रहा है टीम के साथ? फील्डिंग कोच के तौर पर तो मोहम्मद मसरूर हैं, इनका ताल्लुक कराची से, वो माजी में भी पाकिस्तान टीम के साथ जूनियर्स के साथ रह चुके हैं, अच्छे कोच हैं। उनकी मुशावरत से टीम को जो फील्डिंग का मेयार वो खासा बेहतर होने की उम्मीद है। पाकिस्तानी कोचेस को अब साथ लगाया जा रहा है, जबकि जो गैरी क्रिस्टन थे उनका ये मौक़िफ़ था कि गैर मुल्की कोचों के साथ रखा जाए, क्योंकि उनके साथ उनके अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा थी। वो ये समझते हैं कि जो गैर मुल्की हैं उनके साथी होंगे वो ज़्यादा बेहतर तौर पर पाकिस्तान टीम के लिए काम कर सकेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तजर्बा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा गैर मुल्की कोचेज़ के साथ, और गैरी क्रिस्टन का जो रवैया था वो भी इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। वो कि उनके मुआहदे की खिलाफवर्जी थोड़ी सी ज़रूर हुई है, लेकिन उनकी अपनी तरफ से भी गलतियाँ हैं। वो ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना वक्त है वो टीम के साथ गुजारने की बजाय घर पर गुजारें। टीम के साथ भी देखा है कि सीरीज़ शुरू होने से पहले ही
तकरीबन 1 या 2 दिन कबल ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। हालांकि ये एक बड़ी अहम सीरीज़ थी और इंग्लैंड से अभी हम टेस्ट सीरीज़ जीते हैं, तो इसके बाद सूरत हाल ये थी कि उनको क़यादत करनी चाहिए थी, कम से कम सीरीज़ की हद तक तो करते। हाँ, दरमियान में छोड़ जाना यकीनी तौर पर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और उससे उसका नुकसान खुद उनको अपना नुकसान हुआ है, क्योंकि जो मुआहदा था उसके मुताबिक उनको पाकिस्तान टीम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 माह गुजारने थे, जबकि 1 माह की उनको तातीलात हासिल थी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा वक्त अपने अहल खाना के साथ गुजारने को तरजीह दी। चैम्पियन कप के बाद फौरी तौर पर वो पाकिस्तान में रुकने की बजाय वो वापस चले गए, जिससे पीसीबी के हुकाम सख्त नाराज़ हुए कि उनको टीम की तैयारी के साथ यहाँ पर होना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया का अहम टूर है। अच्छा, और ये तो चीज़ सही है, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन क्या वजह बनी कि वो इतना इमीडिएट बेसिस पे मुस्ताफ़ी हो गए? हम मामलात को बेहतर तरीके से भी तो सुलझा सकते थे। इंटरनेशनली भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना कि हमारे जो भी गैर मुल्की कोचेज़ होते हैं वो अपनी मदद पूरी नहीं कर पाते, और जिस तरीके से ये इस्तीफ़ा आया, मीडिया पर इस्तीफ़ा ना आता और मामलात जो है बेहतर तरीके से आपस में सुलझा लिए जाते, ऐसा भी तो हो सकता था। बिल्कुल ही ना, ये बेहतर ऑप्शन था कि दोनों बैठ के अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जैसे अपना गैरी क्रिस्टन ये मामलात हल करते, जिससे गैरी क्रिस्टन की साख भी बहाल रहती और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बदनामी भी ना होती। क्योंकि अब आपको देखा होगा कल केवन पीटरसन ने भी तनकीद की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा इस तरह की उलझन में फैसले करता है जिससे ज़्यादा जो तासर वो अच्छा नहीं जाता। इससे गैर मुल्की जितने भी हैं उनका जो एतमाद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर वो अब यकीनी तौर पर उठ चुका होगा। अच्छा यूसुफ भाई, ये गैर मुल्की कोचेज़ और मुल्की कोचेज़ की बात करते हैं, हम नेशनल जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस, हमारी टीम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आपको क्या लगता है क्यों हमें गैर मुल्की कोचेज़ की ही ज़्यादा समझ में आती है? ये एक तासर है कि पाकिस्तानी कोचेज इतने अच्छे नहीं, हालांकि इसमें कोई इतनी बड़ी सदाकत नहीं है। कुछ कोचेज ऐसे यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ज़रूर अटैच हुए जिनकी निगरानी में पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। तो इसके बाद लेकिन कुछ ऐसे कोचेज़ भी हैं जिनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम के लिए ज़्यादा नुमायाँ रही। मिसबाह हक ने पाकिस्तान टीम को नंबर 1 बनवाया, उसके साथ उसके बाद सकलैन मुश्ताक का नाम लिया जा सकता है जिनकी क़यादत में पाकिस्तान टीम ने 2 फाइनल खेले। बाद किस्म से हम जीत नहीं पाए, लेकिन फाइनल तक रसाई पाना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और तसलसल को जारी रहना चाहिए था। होता ये आया है कि जब भी कोई नया चेयरमैन आता है वो अपने विजन के साथ आता है, वो अपने मुशावरत के साथ नई पॉलिसी लाती हैं। वो चाहता है कि जो कुछ पहले से हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा और इसी वजह से उनको लाया गया है। तो मेरे ख्याल में जब तक फैसलों में तसलसल नहीं होगा, अगर मुल्की कोचेज़ हो, पाकिस्तानी कोचेज़ हों चाहे गैर मुल्की, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए पूरी तरह और उनको सबको मौका मिलना चाहिए प्रॉपर, जिससे पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सकती है। अगर इस तरह के जिदत में फैसले होंगे तो यकीनी तौर पर इससे टीम का मोराल भी डाउन होगा और आने वाले दिनों में पाकिस्तान टीम के लिए मसाइल भी भी हमारा इतना कोई अच्छा नहीं जा रहा। अच्छा, जो साबिक टीम डायरेक्टर है मिकी आर्थर, वो ये कहते हैं कि टीम की सिलेक्शन जो है वो कोच की राय के बगैर आप नहीं कर सकते। तो वाकई में ही गैरी क्रिस्टन से ये जो दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए स्क्वाड था इस पर कोई मुशावरत नहीं की गई? देखिए, ये कोई पॉलिसी नहीं है कि कप्तान और कोच की राय ज़रूर ली जाए। ये पीसीबी का अपना एक सवाबदीद होती है कि वो जो फैसले समझता है उसको बेहतर उस तौर पर करने चाहिए। माजी में जो सिलेक्शन कमेटी थी जिसमें मोहम्मद यूसुफ थे, शफीक थे, उसके साथ हेड कोच और कप्तान को लिया गया था, लेकिन वो तजर्बा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। वो मोहम्मद यूसुफ के साथ भी इख्तलाफात हुए खिलाड़ियों के सिलेक्शन के हवाले से। पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं उनकी अपनी एक अप्रोच होती है, वो जो गैर मुल्की उनको वो जो यहाँ की कंडीशन उनका ज़्यादा तजर्बा नहीं होता, वो सिर्फ स्टैट पर देखते हैं कि ये इस लड़के ने इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया तो उसको टीम का हिस्सा बनाया जाए। जबकि जो पाकिस्तानी यहाँ पर कोचेज हैं वो यहाँ की सियासत को भी समझते हैं, विकेटों को भी समझते हैं और खिलाड़ियों के मिजाज को भी समझते हैं। उन्होंने देखा होता कि इस खिलाड़ी ने किस विकेट पर किस तरह की रन्स किए हैं बहुत से, और ये भी हो सकता है कि खिलाड़ी ने सेंचुरी की लेकिन उनके 4 कैचेज ड्रॉप हुए हैं, तो वो तो गैर मुल्की कोचेज नहीं देखेगा, वो तो सिर्फ एक लैपटॉप पे देखेगा इसका इतने मैचों में इतना स्कोर है। तो यही वजह है कि थोड़ा सा यहाँ पे इख्तलाफात होते हैं। खुसूसन मोहम्मद यूसुफ के साथ भी यही हुआ, उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ा गैरी क्रिस्टन के साथ इख्तलाफात की वजह से। अब आकब जावेद हैं तो आकब जावेद ने कहा कि भाई नहीं, जो भी होगा वो मेरे फैसले ही होंगे, हम जो चाहेंगे वही करेंगे, और उसका नतीजा भी पाकिस्तान के हक में निकला है। तो इससे यकीनी तौर पर ये कहा जा सकता है कि गैरी क्रिस्टन को थोड़ा बैकफुट पर जाना चाहिए था। ये तय कर लेना दुरुस्त फैसला होगा? कौन से वाला है? ये आकिब जावेद को जिस तरीके से कहा जा रहा है और वो खुद भी यही कह रहे हैं कि हाँ ये फैसले दुरुस्त थे और लोग भी पज़िर राय कर रहे हैं, और उसके बाद फिर अब टीम का हेड कोच बनाने का फैसला जो किया जा रहा है या कहा जा रहा है। देखें ही ना, जो कुछ भी है आखिर में देखा जाता है कि रिजल्ट
क्या रहा है। रिजल्ट ये रहा कि पाकिस्तान इंग्लैंड को हराकर तारीखी कामयाबी हासिल की है, पूरी कौम इस पर खुश है। और आकिब जावेद का फैसला गलत हो या दुरुस्त हो ये अपनी जगह, लेकिन फैसला चूँकि उसके अपने हक में आया है तो उससे तो ज़ाहिर एतमाद भी मिला है। और अगर वो टीम के साथ बतौर कोच भी आते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। सकलैन मुश्ताक का नाम भी लिया जा रहा है क्योंकि जो कप्तान मोहम्मद रिजवान है वो उसके हिमायत में है कि उनको ज़्यादा मौका देना चाहिए। अच्छा यूसुफ भाई ये बताइएगा, पहले तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपके ऑस्ट्रेलिया दौरे से, और कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की भी बात करें। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बाबर आजम को ए कैटेगरी, शाहीन को तनज़ली का शिकार हो गए, वो बी कैटेगरी दी गई, और फिर उसके बाद फ़खर जमान को बिल्कुल ड्रॉप ही कर दिया गया। कैसे देखते हैं आप इस सिलेक्शन को और इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को, और फिर अब एक्सपेक्टेशन क्या है आप? बात करनी वैसे अली ने फ़खर की थी, बाकी तो को ऐसे शामिल करें। बताएं। देखिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा यकीनी तौर पर एक टफ टूर होगा, आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के पास अब एक अच्छा मौका है कि खुद को मनवाए। 3 वनडे हैं, 3 T20 हैं, और ये वाइट बॉल फॉर्मेट में हमेशा पाकिस्तान की टीम बेहतर परफॉर्मेंस कर ली आई है, खसूसन T20 स्क्वाड जो है उसमें, और दिलचस्पी से खेलती है। और नया जोश होगा, नया जज्बा होगा। और जैसन गिलस्पी भी वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से खूबी वाकिफ़ हैं, वहाँ की तमाम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, और उनका इस मौके पर साथ होना पाकिस्तान के लिए एक नेमत भी साबित हो सकता है। अगर क्योंकि जो गैरी क्रिस्टन से इनका ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से था, वो इतने ज़्यादा वहाँ पर फेमिलियर नहीं थे कंडीशन से। ऑस्ट्रेलिया में खेले चूँकि अपना गिलस्पी, और वहीं पर उन्होंने सारी अपनी ज़िंदगी गुजारी है, तो वो कंडीशन को समझते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा ब्रेक थ्रू हो सकता है इस सीरीज़ के दौरान। जहाँ तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात रही तो मेरे ख्याल में एक अच्छी चॉइस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है, सिलेक्शन कमेटी ने बड़ा होमवर्क के साथ ये सारी चीज़ें की हैं। बाबर आजम का यकीनी तौर पर एक कैटेगरी में रहना बनता है। रिजवान चूँकि कप्तान है उनका भी एक कैटेगरी में बनता है। शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस वो नहीं रही एक साल के दौरान जो पहले से होती रही थी, जिसकी वजह से वो एक कैटेगरी में थे। यहाँ पर यकीनन मैं बात करना चाहूँगा कि फ़खर जमान के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवैया वो बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत ज़्यादा उन्होंने कर दिया, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बाप है, और बाप को ये नहीं होता कि वो हर जो बुरा करे लड़का उसको बाहर निकाल दे। और ये वही सलूक किया कि जिस तरह हम माजी में देखने आया कि जो क्लासरूम में पुराने टीचर होते थे वो छोटी सी गलती पर वो स्टूडेंट को कान से पकड़ के बाहर निकाल देते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था, और यकीनी तौर पर फ़खर से भी गलतियां हुई हैं, फ़खर को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर उन्होंने कर भी दिया है तो आप उनको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप कर दें, उनको समझा दें कि भाई ये ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसे ना होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया यूसुफ अंजम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट की हम गुफ्तगू कर रहे थे, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, इस पर हमने बात की है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो भी आपकी मुलाकात एक क्रिकेटर से ही है, लेकिन इंग्लिश क्रिकेटर से। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपकी मुलाकात एक ऐसे टैलेंट से करवाते हैं जिनकी फैमिली का ताल्लुक तो पाकिस्तान से है, नारोवाल से है, लेकिन वो अपनी मेहनत और टैलेंट के बलबूते पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम में धाक बिठाने में कामयाब हो चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं 18 साल पाकिस्तानी नौजवान बॉलर ताज़ीम अली की, जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड टीम की नुमाइंदगी की। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में ताज़ीम अली ने इकोनॉमिकल बॉलिंग करते हुए न सिर्फ हर मैच में विकेट चटकाई, बल्कि बैटर्स को भी तिगनी का नाच नचाने पर मजबूर किया। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए ताज़ीम अली ने 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। और ताज़ीम इसके अलावा इंग्लैंड के क्लब्स के लिए भी क्रिकेट खेलते हैं। बस ताज़ीम से बात कर लेते हैं। बिल्कुल ताज़ीम, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू एक्सप्रेसो, और हमें ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान वापस लौटे हैं, कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त? जी बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर वापस आने के लिए पाकिस्तान में। ऑब्वियसली वापस तो आया था जब छोटा था, लेकिन अब आया इधर ट्रेनिंग करने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। इंग्लैंड टीम के साथ भी स्पेंड किया टाइम, और वो भी बहुत ही अच्छा लगा है कि उन्हें बहुत ही सपोर्ट भी शो किया और सारा कुछ अच्छा भी जा रहा है। बिल्कुल, तो ताज़ीम सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक एक्सपीरियंस आपको इंग्लैंड में खेलने का है, एक एक्सपीरियंस आपको पाकिस्तान में खेलने का है, क्या फ़र्क देखते हैं और यहाँ से क्या लर्न करने के लिए आए, क्योंकि आपके बोर्ड ने ख़ास तौर पर आपको स्पिन के लिए, उसकी तरबियत के लिए यहाँ पर भेजा है? जी इधर मतलब थोड़ा सा और मुश्किल होता है कि थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, क्योंकि कोचेस भी थोड़े से कि स्ट्रिक्ट होते हैं कि मोर टेक्निकल के साथ काम करते हैं, टैक्टिकल। उधर भी होता है ऐसे, लेकिन इतना जो टेम्परेचर इधर है, जो बॉलिंग करते ट्रेनिंग करते बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है।
और इधर भी तो जो वॉल्यूम ऑफ क्रिकेट भी जितने लोग प्लेयर्स मैंने देखे हैं जो खेल रहे हैं वो उधर कंपेयर करो इंग्लैंड के साथ, इधर तो बहुत ही ज़्यादा है। सही। अच्छा, इसके अलावा ताज़िम अपने बारे में बताएं, आप क्या करते हैं? स्टडीज़ कर रहे हैं, साथ साथ क्रिकेट को मैनेज कैसे करते हैं, और क्या शौक कब से पैदा हुआ क्रिकेट खेलने का? फैमिली में कोई और भी खेलता है क्रिकेट? जी मैंने स्टार्ट किया था क्रिकेट जब मैं 7 इयर्स का था। ओके। एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड्स। उधर मेरे दोनों अंकल ने मुझे और मेरा डैड ने भी मुझे दिखाया था क्रिकेट। हम टीवी पे देखते थे। उधर जाता था एक क्लब में, एम्स्टर्डम में एक क्लब में, क्रिकेट क्लब में जाता था, उधर खेलता था और फिर उधर से टेनिस बॉल के साथ खेलता था और फिर 2 साल बाद फिर हार्ड बॉल के साथ खेला था और फिर 7-8 इयर्स को इंग्लैंड मूव किया था, बर्मिंघम, और उधर फिर स्टार्ट की थी वार्कशायर में, उधर बर्मिंघम एजबास्टन जो ग्राउंड है उधर स्टार्ट की थी और फिर उधर काउंटी खेला। और अब तो हम देखते हैं कि आप साथ विकेट ले रहे हैं। एक कैसा जिम्बाब्वे के खिलाफ आपका तजुर्बा कैसा रहा? जी हमारा बहुत ही अच्छा गया था। उधर वर्ल्ड कप में, अंडर 19 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका जो हुआ था, वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे होगा कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ऐसे 7 विकेट्स लेगा। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही ऑनर था कि मैं जबरदस्त 7 विकेट्स लिए थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में भी। और इतना ही हमें भी मज़ा आता है जब इस तरह की अच्छी क्रिकेट खेली जाती है। तो अपना एक्सपीरियंस बताया, जिस तरह स्टार्ट में ये भी आप बता रहे थे कि आप आए और इंग्लैंड टीम के साथ आपने प्रैक्टिस की, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप कैप्टन से मिले, पूरी टीम से मिले, कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये पाकिस्तान की खास तौर पर हम बात कर रहे हैं, आप मुल्तान में आपकी जो आपने ट्रेनिंग की है। जी मुल्तान में जब आया था ट्रेनिंग सेशंस में बहुत ही सारे प्लेयर्स बहुत ही वेलकमिंग थे, बहुत ही सपोर्ट शो किया था। स्पेशली कैप्टन था बेन स्टोक्स, उसने भी बहुत ही सपोर्ट शो किया था। मैकलम भी, जो रूट, जो सारे जो बिग प्लेयर्स थे उधर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था कि वो ओपन थे कॉन्वर्सेशन के लिए, बहुत ही सपोर्ट शो किया, मेरे साथ बात कर रहे थे कि क्या मैं काम कर सकता। और हमारा जो कोच, स्पिन कोच भी जीतम पटेल, वो भी मेरे साथ, उसने बहुत ही काम किया है, कि बता रहा था कि मैंने क्या करना है इधर, कि सपोर्ट बहुत ही। बिल्कुल। अच्छा, तो पाकिस्तानी क्रिकेटर किसी ने सपोर्ट किया? पाकिस्तानी पाकिस्तान भी वार्कशायर जो मैं खेला हूँ, आमिर जमाल उधर जब आया था उसके साथ बहुत ही बात किया था। साजिद खान, सर मयूब, वो सारे बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही अच्छा लगा था कि मैं उनके साथ भी। अच्छा, तो ये टेक्निक के बारे में अपनी बताइएगा। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं, ख़ासकर स्पिन बॉलिंग में, जिसमें गुगली होती है, फ्लिपर होता है, दूसरा एक कहलाता है। तो कोई ख़ास स्टाइल है जिसको आप अपना कर खेलते हैं या फिर इन सब टेक्निक्स को फॉलो करते आते हैं? नहीं, मैं नॉर्मली मेरी इतनी कोचिंग नहीं हुई थी जब नीदरलैंड से आया हूँ, सो मैं ट्राई करता हूँ जो भी प्लेयर्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे खेले उनके साथ बात करने के लिए कि वो क्या उनका क्या कैसे हाउ दे गो अबाउट कि उनके बॉलिंग के बारे में। और फिर उधर से सारे कोचेस से जो भी है उससे 1-2 पॉइंट्स लेता हूँ, फिर मेरे बॉलिंग में ट्राई करता हूँ डालने के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा, और आपकी अप्रिसिएशन तो हर जगह ही हो रही है। हमने सुना है शेन वॉर्न ने भी आपको काफ़ी अप्रिशिएट किया, ये कब की बात है? जी ये था जब मैं उधर बर्मिंघम खेला था, वार्कशायर सेकंड टीम में, एक एजबास्टन में एक गेम था, उधर खेल रहा था। फिर उधर बॉलिंग अच्छी की थी और फिर मैंने देखा था कि लेटर ऑन कपल डेज आफ्टर शेन वॉर्न ने ट्वीट किया था, लाइक किए थे जो वीडियोस पोस्ट हुए थे। ग्रेट, क्योंकि ही इज मे बी द ग्रेटेस्ट स्पिनर जो हमारी क्रिकेट में हमें देखने का मौका मिला है। अली वो भी आए थे यहाँ पर, वो आए जो थे, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। 1988 की बात करते हैं, अक्सर अब्दुल कादिर के हवाले से ये बात होती है कि वो ये बताते हैं कि शेन जब आए तो उन्होंने उनसे टिप्स ली थी और अब हम आपको देख रहे हैं और देख रहे हैं कि इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपकी परफॉर्मेंस तो आगे पहले से ही शानदार है, लेकिन उम्मीद करते हैं इसको मज़ीद इम्प्रूवमेंट मिलेगी यहाँ से। अच्छा, ये बताएं कि इंग्लिश टीम हमेशा से स्पिनर्स को लेकर हमेशा से एक करती है स्पिनर। हाँ, एक आप समझते हैं मझधार में फंसी रही है। मझधार आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन मझधार में फंसी रही है। आप मुझे बताइएगा, स्ट्रगल करती रही है। तो आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर आप क्या हासिल करेंगे जो एक अच्छा एडिशन होगा इंग्लिश टीम में? जी उधर ऑब्वियसली इंग्लैंड में आपके होते जो बेनिफिट्स होते हैं
उधर ट्रेनिंग करने के लिए जब इधर आते हैं, स्पेशली पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट में, स्पिनर्स के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा होता है लर्न करने के लिए, क्योंकि जो इधर स्पिनर्स आपने देखा है जो टेस्ट मैचेस में भी हुए, साजिद खान, उमान अली, वो स्पिनर्स बहुत ही हाई क्लास किया और बहुत ही कि वेरी स्मार्ट है कि जैसे हाउ दे गो अबाउट उनके बॉलिंग के बारे में। और उधर से बस इधर आता हूँ, उनसे लर्न ट्राई करता हूँ करने के लिए, जो भी कोचेस होते हैं। सो फिर जब वापस जाता हूँ इंग्लैंड में, फिर इंशाल्लाह सही है। ट्रेनिंग तो ताज़ीम आपने की है, कर भी रहे हैं। अभी देसी फूड ट्राई किया, पाकिस्तानी फूड? जी देसी फूड ट्राई उसका किया, एक्सपीरियंस भी बताएं। जी देसी फूड ट्राई किया है, लेकिन फिर मेरे के स्टमक के थोड़े से प्रॉब्लम हो गई। ये हम समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका स्टमक बिल्कुल बेहतरीन रहेगा, स्पिन में आदी हो जाए और आप ट्राई करें ये बिल्कुल देसी बिल्कुल, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं कि ताज़ीम पाकिस्तान में आए हैं अपनी स्पिन बॉलिंग को बेहतर करने के लिए, तो वी विश हिम बेस्ट ऑफ लक, और हम उम्मीद करते हैं जैसी परफॉर्मेंस उनकी पहले रही है वैसी आगे रहेगी और पाकिस्तान से अच्छी यादें वो लेकर दें। Yes, जी हम ब्रेक पर जाएंगे, कुछ देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक। और आज की सबसे ज़रूरी बात हम करते हैं। कहा जाए कि लाहौर में मुल्क के दीगर शहरों की निस्बत एक मौसम ज़्यादा होता है, तो कहना ये गलत नहीं होगा क्योंकि ये 5वां मौसम है स्मॉग का, जिसने फ़ज़ा के साथ हमारे घरों, हमारे जहनों पर हमला कर दिया हुआ है। हर तरफ एक ही बात हो रही है कि स्मॉग एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना है, इतना कम हो गया, इतना ज़्यादा हो गया। स्मॉग की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने शहरियों से अपील की है कि बच्चे मास्क पहने, फेफड़ों, सांस और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद और बुजुर्ग खुली फजा में न जाएं। हम सबका ताउन ही इस मुश्किल से निजात दिलाने में सबसे अहम किरदार अदा कर सकता है। मजीद जानने के लिए हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद हैं, इन्हें तारुफ करवाएंगी। जी हाँ, हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक साहब मौजूद हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सुबह खैर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, आप सुनाएं क्या हाल है? अब स्मॉग की वजह से तो हर तरफ बुरा हाल है। डॉक्टर साहब पहले तो ये बताएं कि जो 5वां मौसम, अगर अभी जिस तरह से अली ने कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि स्मॉग का 5वां मौसम है, तो कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है ये स्मॉग, और एयर क्वालिटी इंडेक्स का 800 तक जाना कितना ज़्यादा अलार्मिंग है? जी वेरी अनफॉर्चुनेट, और बिल्कुल ठीक नाम दिया है, ये 5वां मौसम है, लेकिन साथ ऐड कर दें कि ये हमारा दिया हुआ गिफ्ट है हमारी अगली जनरेशन को, अनफॉर्चुनेटली। तो जी इसका इम्पैक्ट हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट हर ऑर्गन पे है, स्टार्टिंग फ्रॉम आइज, आंखों से अगर हम शुरू करें तो आंखों पे भी इसका इफेक्ट है, वो रेड हो जाती हैं, वो इची हो जाती हैं, स्किन पे भी इफेक्ट है, कुछ लोगों में इसकी वजह से स्किन कैंसर भी रिपोर्टेड है। इसके अलावा ये आपके एयरवे पे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है, अपर एयरवे से लेके लोअर वे लंग तक, और एक हिडन भी इसका इम्पैक्ट आता है जिसको बहुत कम डिस्कस किया जाता है कि इस मौसम में कार्डिक डिजीजेज भी बढ़ जाती हैं, हार्ट अटैक भी बढ़ जाते हैं। सो अगर हम इस मौसम में प्रेग्नेंट फीमेल एक्सपोज हो तो उनमें जो बच्चे हैं वो लो बर्थ बेबी होते हैं, प्री मेच्योर बेबीज होती हैं, और उन बेबी में भी एस्थमा की टेंडेंसी बढ़ जाती है। सो इम्पैक्ट को मैं ये देख रहा हूँ मीडिया बहुत हद तक सिर्फ लंग से जोड़ता है, बट इट इज रिलेटिव विद ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन जो एक्सपोज होते हैं। ओके, तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आम बुखार में तो आपको सर दर्द भी होती है, खांसी भी होती है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? क्योंकि कुछ जो मरीज हैं वो इसकी भी शिकायत करते हैं कि उनको सर में भी दर्द हो रहा होता है इसकी वजह से। जी बिल्कुल, देखिए ये इसकी सिम्टम नहीं होगी, ये ऑलरेडी जो बीमारी है उसको बढ़ाएगा, एक चीज याद रखें, और आपके जो एरियाज एक्सपोज हैं उसको प्रोन कर देगा अदर इन्फेक्शन के लिए। मैं अब स्पेसिफिकली बात करूंगा टुवर्ड्स रेस्पिरेटरी डिजीज में। तो होता ये है कि जब आप स्मोक से एक्सपोज होते हैं और आप लोग बार बार एक चीज का बहुत फोकस कर रहे होते हैं कि जी एयर क्वालिटी इंडेक्स, एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है उसको कहते हैं पार्टिकुलर मैटर 2.5। ये भी उस वेबसाइट पे लिखा होता है कि PM 2.5 मल्टीप्लाई बाय 30, यानी 30 गुना बढ़ गया है। ये पर्टिकुलर मैटर जो है इसका साइज 2.5 माइक्रोन होता है। ये इजीली फिल्टर हो जाते हैं नोज से, और ये हवा की वो थैलियां जो कि जिस आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं उसको डैमेज करती हैं। और हैरानकुन बात यह है कि हमने एक बीमारी जो कि थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, COPD, जिसका रिस्क फैक्टर हम सिर्फ स्मोकिंग कहते थे, अब उसका एक रिस्क फैक्टर पोल्यूशन भी हो गया, उसको कहते हैं COPD-P। तो हम ना चाहते हुए भी, स्मोकिंग ना करते हुए भी ऐसे एटमॉस्फेयर में सांस ले रहे हैं जिसकी वजह से हम इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो इसमें जो लोग एक्सपोज होते हैं उनको इची आइज, रेडिश आइज हो जाती हैं, और उसके साथ खांसी होना शुरू हो जाती है। फिर खांसी की वजह से उनको फिर वायरल इन्फेक्शन होती है जिसमें बुखार होता है, मिलेज होता है, थकावट होती है, हेडेक होता है, और वो यूजुअली वायरल टू बिगिन विद होता है। लेकिन जब
वायरल इन्फेक्शन हो जाती है तो वो एक बेड प्रोवाइड करती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। ओके। तो ये एक कैस्केड है जिसमें हम स्टक हो जाते हैं और सोल्यूशन हाँ डॉक्टर साहब यही पूछने लगी थी क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ये तासुर बड़ा आम है सेल्फ मेडिकेशन का कि कुछ भी हो खुद से घर में दवाइयाँ खा लें, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? क्या सेल्फ मेडिकेशन बेहतर है या फिर इससे नुकसान हो सकता है? देखिए, पहले जब भी ऐसा एटमॉस्फेयर हो तो हम एक स्पेसिफिक ग्रुप, जिसको मैं हाई रिस्क ग्रुप हमेशा कहता हूँ, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। हाई रिस्क ग्रुप का मतलब है वो लोग जो ज्यादा प्रोन है इसकी वजह से मुख्तलिफ डिजीज में मुबतला होने की या डिजीज के बढ़ने में। वो एक्सट्रीम ऑफ एज है, बच्चे बुजुर्ग हो गए, प्रेग्नेंट फीमेल हो गए, जिनको सांस का, जिनको दिल का मसला है, जिनको शुगर या ब्लड प्रेशर या गुर्दों का मसला है। अब ये वो लोग हैं कि जिनको अगर कोई बीमारी है तो उसकी रेस्क्यू मेडिसिन का पता होना चाहिए। लाइक मैं अब अगर सांस की बात करूँ तो सांस में हमें अगर अस्थमा का मसला है तो हमने बताया होता है कि अगर आपका प्रॉब्लम बढ़ जाए तो ये इनहेलर जो है, ये रेस्क्यू इनहेलर है, ये आपने लेना है अगर आपकी इलामत बढ़ जाएंगी। इसी तरह अगर दिल का मसला है तो आपने जुबान के नीचे गोली रखनी है, जो अक्सर आप लोगों को भी आइडिया इस चीज का। तो हर शख्स को अगर कोई बीमारी है उसकी रेस्क्यू मेडिसिन का पता होना चाहिए। और इसके अलावा क्या आप कर सकते हैं कि देखिए, जब कोई सिम्टम है तो उस सिम्टम को पहले तशखीस करें कि क्या ये वायरल है। उसमें तो एंटीबायोटिक का रोल नहीं ना। अगर वायरल है तो लॉट ऑफ फ्लूइड इनटेक, आपका जो पानी का इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए, जूसेस का इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए, कावा आप पी सकते हैं, ये नेचर रिकवरी की तरफ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये तो आपने होम रेमेडीज बताई हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी मेडिसिन भी मौजूद है जिसकी वजह से इसके रिएक्शन को दूर किया जा सकता है, या कोई वैक्सीन ऐसी मौजूद हो जो लगवाने के साथ हमें बेहतर नताइज इस मौसम में मिल सके? क्योंकि अब तो अवेयरनेस मौजूद है, अब तो लोगों को पता है कि ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है बल्कि मौसम के साथ आने वाली स्मॉग है जो ये इरिटेशन कॉज कर रही है। वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन जी, बिल्कुल ठीक। जब वैक्सीनेशन, यानी हम प्रिवेंटिव मेजर पे ही फोकस कर सकते हैं, तो बिल्कुल वैक्सीनेशन इज अवेलेबल। और वो फ्लू वैक्सीनेशन होती है जो हम रिकमेंड करते हैं एट द एंड ऑफ सितंबर, स्टार्ट ऑफ अक्टूबर, और अभी भी लगाई जा सकती है बाय द वे, क्योंकि इस दफा जो ठंड है वो थोड़ी लेट आ रही है। दूसरी वैक्सीनेशन है निमोनिया की, जो कि हम 60 ईयर अबव भी रिकमेंड करते हैं, और 60 ईयर से बिलो उन शख्स को जिनको ये कोमॉर्बिड कंडीशन जो कि मैं बता चुका हूँ, जैसे दिल का मसला है, सांस का मसला है, उनको गुर्दों का मसला है या और मसले हैं, उसमें भी हम रिकमेंड करते हैं। तो ये 2 वैक्सीनेशन को मैंडेट। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि स्मॉग से जो ये वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और डिफ्रेंशिएट कैसे किया जा सकता है कि स्मॉग के बायस आप बीमार हैं या कोई वायरल इन्फेक्शन है। तो अपना ख्याल रखिए, एहतियात कीजिए, मास्क ज़रूर पहनिए। इसके साथ ही हम जाते हैं ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइए क्योंकि हम कुछ ही देर में वापस आ रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। टॉप ऑफ द आवर अपना सेगमेंट शामिल करेंगे माइंड मैटर्स, जिसमें डॉक्टर कमल खालिद आज बात कर रही हैं वादी सिंध की तहजीब में पाई जाने वाली खुसूसियात के हवाले से। आइए जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर कमल खालिद। हम दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों की, मुख्तलिफ हिस्सों की, मुख्तलिफ अदवात की बात करते हैं, लेकिन बहुत मरतबा ये होता है कि हम अपना ही ख़ित्ता भूल जाते हैं। और ये मैं अपने प्रोग्राम के बारे में बात नहीं कर रही, बल्कि मैं ओवरऑल हमारा जो करिकुलम है, जो हमारे स्कूलों कॉलेजों पे पढ़ाया जाता है, तो अपनी ज़मीन को, अपने ख़ित्ते को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। उसकी जियोग्राफी के बारे में और ये सब तो बता देते हैं और एक करीबी हिस्ट्री भी बताते हैं, लेकिन कदीम दौर में यहाँ पर क्या हुआ, हमारा आगाज़ क्या है, हम कहाँ से शुरू हुए। और एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि जब आप अपनी क़दामत की तारीख़ को एक्सप्लोर करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जो मिजाज एक 5000 या 10,000 पहले किसी ख़ित्ते का डिटर्मिन हुआ था, वो आज तक चला आ रहा है। ये बड़ी अचंभे की बात लगती है, लेकिन ये हकीकत है। बहुत सारी खुसूसियात जो आपकी समझिए आज से 10,000 साल पहले किसी जगह की डेवलप हुई, वो आज तक इफ़ेक्टिव हैं और उनका कुछ ना कुछ हिस्सा हमें अपनी ज़िंदगियों में ज़रूर दिखाई देता है। आज हम जो बात करेंगे वो एक ऐसा इलाका जो कि हम सब के बहुत करीब है और हमारा अपना इलाका है, और उसकी हम क़दामत के हवाले से कुछ बात करेंगे। मैं जानती हूँ मेरे कुछ नाज़रीन जो हैं इससे बहुत फ़ैमिलियर होंगे, लेकिन मेरे बहुत सारे देखने वाले ऐसे हैं जिनको कि इसके बारे में इतना नहीं पता। और आज हम बात करने वाले हैं वादी सिंध की जो तहजीब है, जिसको कि कदीम किताबों में या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता था, और अब जदीद दौर में उसको हड़प्पाई सिविलाइजेशन के नाम से याद किया जाता है।
मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जब हम तारीख़ को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें एक वक्त में जो कि तकरीबन 5000 साल कबल अज़ मसीह का वक्त है, उसमें हमें दुनिया में जो मेजर सिविलाइजेशंस दिखाई देती हैं, एक आपको मिस्र में मिलती है, दूसरी आपको दजला और फरात की जो वैली है मेसोपोटामिया चाइना में मिलती हैं, और उसके साथ एक और बहुत बड़ी वादी मिलती है जिसको हम वादी सिंध की या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से अभी भी ये नाम मुस्तमिल है और उसको हम याद करते हैं। अब ये तमाम तहजीबें जो हैं ये तकरीबन एक ही वक्त पे साइड बाय साइड चल रही थी और इन तमाम तहजीबों के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लेकिन जो हमारे ख़ित्ते की तहजीब है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसकी जो खसूसियात हैं वो तमाम दुनिया से बड़ी ही अलग थी। और वो क्या खसूसियात थी, आज उसके हवाले से मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और जब हम इन तमाम तहजीबों को एक्सप्लोर करते हैं, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस होती हैं, वहाँ पे हम देखते हैं तो जो मेसोपोटामिया का इलाका है दजला फरात का, तो वहाँ पर हमें बहुत शानदार महल्लात मिलते हैं और बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स मिलते हैं। इसी तरह इजिप्ट के बारे में आप सब लोग बहुत जानते होंगे कि वहाँ पर हमें पिरामिड्स मिलते हैं और हमें पैलेसेस मिलते हैं, हमें टेम्पल्स मिलते हैं। और पिरामिड्स जो हैं वो उनके बारे में अभी तक यही कहा जाता है कि वो मकबरों के तौर पे इस्तेमाल करते थे, अगरचे अब इस पर एक बहस शुरू हो चुकी है। लेकिन इस मिस्र के इलाके में भी हमें बहुत बड़े बड़े मकबरे टूम्स हमें मिलते हैं। और ये तमाम रवायात जो हैं ये अक्कासी करती हैं एक ऐसी सोसाइटी की जो फोकस करती थी प्रिविलेज्ड क्लास के ऊपर। इसके साथ जब हम अपने खित्ते की तरफ आते हैं तो यहाँ पर जब हम जो आर्कियोलॉजी के ज़रिए जो इलाके एक्सप्लोर हुए तो उससे हमें एक बात तो पहले ये पता चली कि ये जो पूरा वादी सिंध का एक इलाका है, अगर इसको बाकी तहजीबों के साथ जो है कंपेयर किया जाए तो रकबे के एतबार से ये दुनिया की सबसे बड़ी तहजीब थी और ये एक बहुत इलाके के ऊपर जो थी वो फैली हुई थी। और हमें वहाँ से जा बजा मुख्तलिफ अर्बन और सेमी रूरल और रूरल जो है हमें वो सेटअप वहाँ पर मिलते हैं। एक तो ये बात बड़ी अहम है। दूसरी जो मुझे उससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात लगती है और आप यकीन कीजिए मैं इस पर बड़ी प्राइड लेती हूँ, और वो ये कि हमने जितनी भी एक्सकवेशंस की हैं वहाँ पर हमें बहुत शहर तो मिले हैं, लेकिन उन शहरों के अंदर ना हमें कोई महल मिला, ना हमें कोई मकबरा मिला और ना हमें कोई फॉर्मल टेम्पल मिला। अब ये बड़ी अचंभे की बात है कि इतनी बड़ी जो तहजीब है जिसकी जो इतने बड़े रकबे पे फैली हुई थी, तो वहाँ पर हमें जो एक इलीट का जो कॉन्सेप्ट है जो कि हमें मेसोपोटामिया में और इजिप्ट में और चाइना में दिखाई देता है, वो इंडस वैली में नज़र नहीं आता। और अगर आता भी है तो वो उतने ग्रैंड लेवल पे नहीं है जो कि हम बाकी तहजीबों में देख रहे थे। एक और बात ये भी है कि ये गलतफहमी मत जहन में लाइएगा कि क्योंकि यहाँ पे बहुत गुर्बत थी तो इस वजह से ऐसा नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर के एतबार से ये इलाका जो है वो दुनिया के रिचेस्ट इलाकों में आता है फर्टिलिटी के एतबार से। उसकी मैं आपको सादा सी वजह बताती हूँ। जब हम मेसोपोटामिया की बात करते हैं तो वो 2 दरियाओं की सरजमीन, चाइना की बात करते हैं तो उसका जो मेन खित्ता है वो भी 2 दरियाओं का मधूने मिन्नत है। इसी तरह इजिप्ट की बात करते हैं तो वो 1 दरिया की तहजीब है। लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं तो कदीम दौर में ये 7 दरियाओं की सरजमीन थी और मौजूदा दौर में ये 5 दरियाओं की सरजमीन है और इसकी ज़रखेज़ी जो है अभी भी पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। यहाँ पर जब हम एक्सकवेशन करते हैं और जिसमें मशहूर जो शहर हैं, जो पुराने कदीम शहर, उनमें से आई एम श्योर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का नाम तो आपने यकीनन सुना होगा। अब खुदाइयों के बाद जब उसको स्टडी करना शुरू किया तो उस स्टडी में जो सेलिएंट फीचर मिला, जैसे इजिप्ट का हम पिरामिड कहते हैं, मेसोपोटामिया के हम महल्लात कहते हैं, चाइना के हम टूम्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे हमें ड्रेनेज सिस्टम मिलता है। यहाँ पर हमें पूरे का पूरा एक अर्बन डिज़ाइन मिलता है। यहाँ पर हम घरों का आर्किटेक्चर स्टडी करते हैं और ये वो घर हैं जहाँ पे
आम लोग रहा करते थे। कैन यू इमेजिन कि हमें उन खुदाइयों में आज भी ऐसे इलाके मिलते हैं जिसमें कि आम लोगों के घर मौजूद हैं और उन घरों के अंदर वो उनका ड्रेनेज का इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था, उनकी रोड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बड़े शानदार बने हुए थे। और हाँ, एक दिलचस्प बात, ये जो हम ईंट इस्तेमाल करते हैं आजकल अपने घरों के अंदर, आप जानते हैं कि उसकी जो बेसिक डायमेंशंस हैं वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन ही के दौर से चली आ रही हैं। और इसके अलावा वहाँ से जो हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं, बहुत सारे मिट्टी के बर्तनों का जो स्टाइल है, जो उनका डिज़ाइन है, वो आज भी ज़्यादा इस्तेमाल है। और हाँ, बैलगाड़ियों के हमें वहाँ बहुत सारे स्पेसिमन मिलते हैं। तो मॉडर्न ज़िंदगी इतनी आगे जाने के बावजूद अभी भी आपको बहुत से इलाकों में बैलगाड़ियाँ भी दिखाई देती हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें थीं जिनको हम वहाँ पे स्टडी करते हैं, वहाँ पर देखते हैं। और सड़कों का निज़ाम, इतनी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं कि अभी भी अगर आप जाएं तो वहाँ पर आप जब चलते हैं तो वो पक्की मिट्टी की ईंटों की बनी हुई हैं। और एक बड़ा खूबसूरत फीचर जिसको कि मैं हमेशा बड़ा ही इंजॉय करती हूँ, और वो है वादी सिंध के जो हमें सेटअप्स मिलते हैं अर्बन आबादियों के, उनके अंदर कुएँ, हर घर का अपना कुआँ था तकरीबन, और उन कुओं को उन्होंने ढका होता था। और एक और दिलचस्प बात, वो जो कुएं होते थे उसको 2 हिस्सों में कर देते थे डिवाइड, सेंटर में से। बाहर का हिस्सा जो है वो बाहर के लोग इस्तेमाल करते थे और अंदरूनी हिस्सा जो है वो गालिबन ख़वातीन इस्तेमाल करती होंगी। तो जनाब, एक इतनी खूबसूरत तहजीब जो कि आम आदमी के बारे में सोच रही है और जिसको कि हम बड़े कॉन्फिडेंस से एक सोशल वेलफेयर स्टेट कह सकते हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि हमें 20वीं सदी के तकरीबन निस्फ के बाद यूरोप में दिखाई दिया। और वो जो एक लाइफस्टाइल है या एक आम आदमी की ज़िंदगी, उसकी कंफर्ट, उसका सुकून, उसकी आसानियाँ, ये आपको वादी सिंध की तहजीब में आज से तकरीबन 5-5.5 हज़ार साल पहले से मिलता है। तो आप जब भी तारीख़ को पढ़ें तो उसको पढ़ते वक्त एक बात याद रखिएगा कि माना दुनिया में बहुत सारी तहजीबों ने बड़े शानदार काम किए हैं, हम इजिप्शियंस के पिरामिड्स के आगे या मेसोपोटामियन के पैलेसेस के आगे या चाइनीज़ के टूम्स के आगे शायद हम इतना ग्रैंड काम नहीं कर पाए, लेकिन हमने एक आम फर्द की ज़िंदगी को बड़ा आसान किया। वेलकम बैक। सियासत के अखाड़े का रुख करते हैं जहां मुख्तलिफ कलाबाजियां अब भी जारी हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं तरमीम की बाज़गश्त हो रही है और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इस हवाले से मुशावरत हो रही है, मगर वफाकी वज़रा इसकी तरदीद कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है, इस पर अमल दरामद होगा, 27वीं आईनी तरमीम का कोई इम्कान नहीं है। 26वीं हो गई है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फिलहाल यही है कि क्या सराहियाँ ना करे, अल्लाह खैर करे, इस पे अमल दरामद होगा और कौम को इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई ऐसा इम्कान भी नहीं है कि 27वीं तरमीम आ रही है? फिलहाल बिल्कुल नहीं आ रही। आज़म नज़ीर तार साहब तो कह रहे थे कि जो होना था वो अभी हो चुका है। उधर तहरीक इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम हर सूरत रोकने का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि आईनी तरमीम के मौके पर हमारे पंजाब से अरकान को डरा कर वोट लिया गया। आदिल बाज़ाई ने वोट नहीं दिया तो उसका प्लाजा गिरा दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने 26वीं तरमीम के बारे में ये कहा कि इसका तरीक़ाकार गलत है, जिस पार्लियामेंट ने तरमीम की उसका वजूद ही गलत है, इस कमेटी का काम ही नहीं कि आईनी तरमीम देखे। 26वीं तरमीम का तरीक़ाकार भी गलत था। जिस पार्लियामेंट में 26वीं तरमीम पास की है उसका वजूद ही इस हुकूमत का गलत है। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, जो स्पेशल कमेटी बिठाई गई थी उसका काम ही नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे वो इस तरह देखे। एक तरफ तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम को गलत कह रही है और पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस का बायकॉट का फैसला किया है, जबकि दूसरी जानिब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया है। इस पर बात करेंगे तहरीक इंसाफ कन्फ्यूजन का शिकार क्यों है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के तहरीक इंसाफ को खूब आड़े हाथों लिया है और कहा है कि पेशगोई कर रही हूँ कि फितना और फितनाबाजी दोनों खत्म हो रही हैं। और मैं आज यहाँ पे प्रेडिक्शन करके जा रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला
आपको देखेंगे ये फितना भी ख़त्म हो रहा है, इस फितने की फितनाबाजी भी ख़त्म हो रही है, और ये जो घुस बैठे थे सियासत में, इनकी सियासत घटिया गाली गलोच, घेराव जलाओ, आग लगा दो, हमला कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, महंगाई, लाकानूनियत, इनके तोहफे, ये सियासत अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती जा रही है। ये है सियासी सूरत हाल जिस पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्जियाकार। अस्सलाम वालेकुम सलमान आबिद साहब, कैसे हैं आप? सलाम जनाब, कैसे हैं? अनीक साहब आप भी ठीक अस्सलाम हैं? वालेकुम। अच्छा सलमान आबिद साहब, सबसे पहले अगर इसी की बात कर लें, पहले 26वीं तरमीम पर अभी अमल दरामद नहीं हुआ, अब 27वीं की बात गश्त चल रही है और उसमें भी हुकूमत के भी दो बयानिए नज़र आ रहे हैं। एक जानिब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम जेर बहस है, जबकि जो आज़म नज़ीर तारड़ है वो ये कह रहे हैं कि क़यास आराइयों से परहेज़ किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात क्या है? 26वीं तरमीम का एक ऑब्जेक्टिव था, जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना था, सही है, और जस्टिस यहया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाना था। उसमें तो हुकूमत कामयाब हो गई, लेकिन लगता यह है कि 26वीं तरमीम से हुकूमत का पूरा काम नहीं हो सका, या जिन्होंने 26वीं तरमीम कराने की कोशिश की है उनका भी एजेंडा पूरा नहीं हो सका। क्योंकि इसमें आपको याद होगा कि मिलिट्री कोर्ट्स का भी जिक्र था, इसमें जजेस के ट्रांसफ़र का भी था एक सूबे से दूसरे सूबे का, इसमें और भी बहुत से इश्यूज थे जो उनके लिए लगता है कि जिस तरह से चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने प्रॉब्लम क्रिएट किए, उसमें पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब ने कुछ चीज़ों पर अपनी रिजर्वेशन शेयर की कि ये नहीं हो सकता, लेकिन वो 26वीं तरमीम कर ली गई। फिर बुलाकर उनको डांटा गया है और कहा गया कि ये जो आपने तरमीम पास की है इससे तो हमारा एजेंडा पूरा नहीं होता, तो अब आप 27वीं तरमीम की तरफ पेश रखें। अच्छा। अब हुकूमत कहती है कि हम तो 27वीं तरमीम में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, ना कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन राना सनाउल्लाह बड़े बाखबर आदमी हैं और वो बहुत करीब है शहबाज शरीफ साहब के। अगर वो ये बात कर रहे हैं कि 27वीं तरमीम के ऊपर बात चल रही है और 2 दफ़ा कह चुके हैं टीवी पर आके, तो इसका मतलब है कुछ तो है जिस पर पर्दादारी है। एक बात, अब ये 27वीं तरमीम कैसे लाई जाएगी? इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान के साथ दोबारा वही खेल खेला जाएगा जैसे खेला गया, या ये कि वो जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है वो हुकूमत के हक में आ जाए और उसके नंबर पूरे हो जाए, तो वैसे उस पे ही कर मेजॉरिटी हो रही है जाए, गवर्नमेंट। वो भी हो जाए। लेकिन कल आपने देखा माशाल्लाह स्पीकर जो कौमी असम्बली है सरदार रियाज सादिक साहब, ये तजुर्बा भी शायद पाकिस्तान के अंदर ही देखने को मिलेगा आपको, कि जो वो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, तो वो तो इलेक्शन कमीशन के फैसले की तरफ देखेंगे। यानी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का जो फैसला है उसको स्पीकर ये कह रहा है कि वो इस फैसले को तस्लीम नहीं करता, तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रहा है। फिर जिस तरीके से जस्टिस यहया अफरीदी ने मुनीब अख्तर को और मंसूर अली शाह को ऑन बोर्ड लिया और जिस तरीके से अब चीज़ें चल रही हैं, तो लगता है कि हुकूमत को कुछ धचका तो लगा है कि जो खेल हम खेलना चाह रहे थे, अब देखिए ना बड़ी प्लानिंग के तहत मुनीब अख्तर के खिलाफ और मंसूर अली शाह के खिलाफ एक कैंपेन चल रही है कि वो रिज़ाइन कर दें। वो रिज़ाइन क्यों कर दें? एक कानून तो नहीं कहता कि वो रिज़ाइन करें, ये तो उनकी अपना राइट है, अगर वो सस्टेन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो अब ये लगता है कि उनको लगता है कि ये सारा खेल जो हो रहा है इसमें जो हुकूमत और जुडिशरी के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसने एक और नई शक्ल इख्तियार कर लिया। कल के अगर आपने देखा हो इजलास में, तो अब वो सवाल भी आ रहा है कि वो जो 6 जजेस का खत है उसके ऊपर भी गौर किया जाए, ये भी गौर किया जाए कि जो अदालत की जो साख है वो जिस तरह से मुतासिर हुई है उसको कैसे देखा जाए, और जो 26वीं तरमीम के बारे में जो वकला तंजीमों का मौक़िफ़ है कि जो इससे बुनियादी इंसानी हकूक और बुनियादी आइन का जो ढांचा चेंज हुआ है उसको भी रिविजिट करने की जरूरत है। अब आपने देखा कि वो 26वीं आइनी तरमीम चैलेंज हो गई है, उसको मुख्तलिफ हवालों से चैलेंज किया जा रहा है। अभी एक और पटिशन आने वाली है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बड़ी ज़ोरदार किस्म की पटिशन होगी और उसके ऊपर फिर ये बेंच जो है वो तय करेगा कि 26वीं तरमीम आइनी है गैर आइनी है। तो मसले मसाइल तो हो गए हैं, अब इसी तनाजुर में 27वीं तरमीम का खेल भी जो है वो खेला जाएगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको हुकूमत के दरमियान और जुडिशरी के दरमियान एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा। इसमें PTI जो है वो देखिए वो तो पार्लिमानी कमेटी के इजलास में भी शिरकत करने के लिए तैयार थी, वो तो ऐन मौके पे उन्होंने इनकार किया क्योंकि वो तो बैरिस्टर गौहर साहब ऐलान कर चुके थे। पहले अब जिस तरीके से बात मान रहे हैं, या फिर तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है अब उसने भी जुडिशल कमीशन के लिए जो वो पार्लियामान से अरकान जो है नामजद करने पर इतफाक कर लिया, तो क्या ये अच्छा होता कि पहले ही बैठते और अपने मुतालबात मनवाते? या PTI के अंदर 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप ये है जो कहता है कि हमें हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर
कोई रास्ता निकालना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा ग्रुप ये है कि नहीं, हमें उनके साथ भरपूर मुज़ाहमत करनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर साहब ने मफामत करते हुए ये अंदिया दिया कि जनाब हम जो है वो पार्लिमानी कमेटी में शिरकत करेंगे। उसी रात फिर कोर कमेटी का इजलास होता है, वो उसकी मजम्मत करते हैं और कहते हैं कि हमने किसी सूरत में पार्टिसिपेट नहीं करना, और वो फैसला फिर वापस चला गया। अभी भी जो आप कह रही है ना कि जुडिशियल कमीशन में फैसला हुआ है कि जाने का पार्लियामेंट, ये अभी जब होगा तो देखेंगे कि वो जाते भी या नहीं जाते, क्योंकि आखिर मौके पे हो सकता है फिर वो इनकार कर दें, क्योंकि पीटीआई के अंदर भी एक उलझाव है इस वक्त, एक टकराव है और उसके अंदर कोई वाज़ेह पॉलिसी नजर नहीं आ रही कि आप एक स्टांस लेकर किस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब मसलन ये 6 लोगों को कहा जा रहा है कि हमने नोटिस दे दिए हैं, ये गद्दार हैं पार्टी के, लेकिन आपने वो हालात नहीं देखे जिन हालात के अंदर उनको यरगमाल बनाया गया, उनको अगवा किया गया, उनके घर वालों को तंग किया गया। अभी आप कल देखिए वो जो इम्तियाज साहब हैं उनके घर पे जिस तरह से हमला किया गया, मसमार किया गया। तो पार्टी को देखना चाहिए कि पार्टी को कैसे यकजा किया जाए। फिर मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पीटीआई में इस वक्त पिशावर ग्रुप जो है ना, वो अली अमीन गंडापुर बहुत बालादस्त हो गए हैं, बाकी लोग जो है वो बहुत पीछे चले गए हैं, जो बड़े बड़े नाम थे। बुकला के अंदर भी जो इस वक्त बैरिस्टर गौहर और शोएब शाहीन और ये जो बाकी लोग लीड कर रहे हैं, उनके अंदर भी कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी आपने देखा फैसल चौधरी का मामला हुआ सलमान अकरम राजा के साथ, अगरचे वो सुलह करवा दी इमरान खान ने, फिर फवाद चौधरी साहब के मामला, फिर मरवत साहब कभी उनके खिलाफ बोलते हैं, कभी कोई उनके हक में बोलता है। तो ऐसे लगता है कि पीटीआई में एक उलझाव और टकराव जो है ना लीडरशिप की तरफ से वो बढ़ गया है, उसकी वजह से उनके मसाइल बढ़ रहे हैं। है, लेकिन दो चीजें और भी चल रही हैं। लतीफ खोसा साहब और फवाद चौधरी साहब यही कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्हें और बुशरा बीबी को फिर आना चाहिए मंजर आम पर, सियासत में देखिए मैं प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट करना चाहिए और कमान संभालनी चाहिए। आपको अगर ऐसा होता है तो फिर इमरान खान का वो सारा बयानिया दफन हो जाएगा, जो वो पीपल्स पार्टी और पीएमएल के मौरूसी सियासत की। मैं जिस इमरान खान को जानता हूं, मुझे नहीं लगता कि वो बुशरा बीबी को या अलीमा खान को ये स्पेस देंगे कि वो आगे आकर फ्रंट फुट पर लीड करें। अच्छा। उसकी वजह यह है कि उससे उनका मसला हल नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं, अगर वो होगा तो वो जो वोटर है उनका, जो सपोर्टर है, जो उनको इंटैक्ट रखा हुआ है इमरान खान की पॉपुलैरिटी को आज तक मेंटेन किया हुआ, उसको बहुत धचका लगेगा। उसने कहा कि फिर तो कोई फर्क नहीं रहा। तो इसलिए ये लोग कह जरूर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है। असल में इस वक्त एक तो बेहतरीन चॉइस ये थी कि साबिक सदर जो है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनको लाया जाए ऊपर। उसकी एक वजह है कि उनका ताल्लुक ना पंजाब से है ना केपीके से। ये जो कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त चल रहा है ना पंजाब वर्सेस केपीके, उससे निकलने के लिए डॉक्टर आरिफ अलवी बेस्ट चॉइस हो सकते हैं, जो पार्टी के मामलात को आकर लीड करे। बानी अरकान है, साबिक सदर है और इमरान खान के बहुत करीबी साथी रहे। लेकिन जो अभी इस वक्त उलझाव है, यानी अली अमीन गंडापुर के हाथ में अगर आपने बौगदड़ देनी है पार्टी की, तो उसमें एक दो मसले हैं। एक तरफ वो पार्टी का मामला आ जाता है और एक तरफ वो जो उनकी हुकूमत आ जाती है। एज ए चीफ मिनिस्टर वो बात जगह पर उनकी मजबूरियां हैं इंतजामी, वो काम नहीं कर सकते जो पार्टी के सदर के तौर पर कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे और अली अमीन गंडापुर का लाहौर के जलसे में ना आना, इस्लामाबाद के जलसे में जाके खिताब ना करना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो लगता है कि पार्टी के अंदर इमरान खान को अब एक बोल्ड फैसला करना पड़ेगा लीडरशिप के हवाले से। जो मौजूदा लीडरशिप है उसने उनके लिए मसाइल पैदा किए, उनको कम नहीं किया। सलमान साहब, मेरी साथी एंकर हिना ने तहरीक इंसाफ की तो तमाम बातें कर ली हैं, लेकिन हम 26वीं आईनी तरमीम पर वापस आते हैं। 26वीं आईनी तरमीम में हमें ये दिखाई देता है कि जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, दोनों ने जिस तरह से लिमिटाइज किया इसको, अब आपको लगता है जो 27वीं तरमीम की बाज़गश्त है वो इस वजह से हो रही है कि जो इकदाम 26वीं आईनी तरमीम में नहीं हो सके उसको मुकम्मल तौर से अमल दरामद करवाया जाए, या फिर किसी इदारे और ओहदे को फिर से लिमिटाइज करने की कोशिश की जा रही है? लेकिन अब बज़ाहिर तो कहा गया जी MKM की एक अमेंडमेंट है लोकल गवर्नमेंट के बारे में, सूबों की खुद मुख्तारी के मामला है। ये तो ऐसे दिल को बहलाने को बातें हैं। असल चीज़ जो मैंने आपको बताया ना कि वो ये है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स का जो मामला था उसमें एक डेडलॉक आ गया था। पीपल्स पार्टी के अंदर बड़ी सीरियस रिजर्वेशन थी कि हमें मिलिट्री कोर्ट्स की कोई सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, और उस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर इख्तलाफ पैदा भी हुआ। आपने देखा अभी रजा रब्बानी का कल मैं बयान पढ़ रहा था, वो बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे थे। तो ये होगा, एक पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ेगा इस वक्त की हुकूमत पे, जिसमें पीपल्स पार्टी है, PMLN है। अच्छा, PMLN के अंदर भी कुछ लोगों की रिजर्वेशन है कि हम इतनी स्पेस अपनी ना खो दें कि आज PMLN गैर अहम होती जा रही है। मैं आपको बताऊं, आप देखिएगा कि जहां जितना ज्यादा लूजर इस पूरे खेल में अगर कोई हो रही है पार्टी, तो वो PMLN है। तो इसलिए ये बड़ा एक टिट फॉर टैट होगा इन दोनों जमातों के लिए कि अगर वो उन चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं जो एस्टैब्लिशमेंट उनके लिए से चाह रही है, तो उससे उनकी अपनी पॉलिटिकल स्पेस कम हो जाएगी। जब वो पॉलिटिकल स्पेस कम होगी तो फिर वो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देंगे जहां ये चीज़ें ना हो सकें, जैसे पहले राउंड में नहीं हुई। आपको पता है कितनी रिजर्वेशन हुई। और मौलाना फजलुर रहमान ने जो खेल खेला वो दूसरे राउंड में भी खेल खेलते हैं। तो इनकार कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ ने भी यही कहा है और आजम नज़ीर तारड़ का भी हमने। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी लॉजिक है। अगर 27वीं तरमीम की इतनी इंपॉर्टेंस है तो
तो आपने इसको 26वीं तरमीम के साथ जोड़कर इत्तेफाक राय क्यों नहीं पैदा किया? सही। आपने पहले 26वीं तरमीम की उजलत क्यों दिखाई और अचानक 2 दिन के बाद आपको ख्याल आया कि अब 27वीं तरमीम भी होनी है? इसका मतलब है आपने पहले लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया, एतमाद में नहीं लिया, लोगों से चीजें छुपाई हैं और फिर 27वीं तरमीम की तरफ जा रहे हैं। या ये कि आपने अपने आप को बचाने के लिए 26वीं तरमीम तो कर ली, लेकिन जो आपको काम दिया गया था, जो टास्क दिया गया था, जो स्क्रिप्ट था, वो नहीं हुआ। अब आपको 27वीं तरमीम की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि सियासी जमातों के लिए एक चैलेंज होगा कि वो अपनी पॉलिटिकल स्पेस को किस हद तक महफूज करते हैं और किस हद तक अपने आप को विड्रॉ करके उन लोगों के हाथों में चीजें दे देते हैं जिनके जानिब से। दूसरी जानिब बदलिया में भी एक जहती का मुजाहरा किया जा रहा है। 27वीं तरमीम के हवाले से जो बाज़गश्त है ये कहां तक जाती है, हम आगे चलकर देखेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर वेलकम बैक। हम जानते हैं कि पाकिस्तानी किसी भी मैदान में कम नहीं है, यहाँ पर हर तरह का टैलेंट मौजूद है और उस टैलेंट को तराशने वाले इदारे भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री पूरी दुनिया में अपनी बेहतरीन काम की वजह से जानी और पहचानी जाती है। अगर आप अदाकार बनना चाहते हैं, राइटर, सिंगर या रक्स का शौक रखते हैं, आपके अंदर टैलेंट मौजूद है, तो अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स आईवी स्टार आपकी मंजिल है। सिर्फ अदाकारों के आईवी स्टार में जाने के बाद उनके तरबियती मैदान में उनके टैलेंट को निखारा जाता है, बल्कि ये एक ऐसी कम्युनिटी भी है जहां कहानी सुनाने, फ़नून लतीफ़ा के जज्बे को परवान चढ़ाया जाता है। मुल्क का सबसे मुमताज़ ड्रामाई फ़नून का इदारा है। आर्टिस्टिक एजुकेशन के लिए एक नया मयार कायम कर रहा है। एकेडमी ना सिर्फ जामिया अदाकारी के प्रोग्राम पेश करती है, बल्कि आवाज़ की अदाकारी, स्क्रिप्ट राइटिंग, रक्स और मॉडलिंग जैसे टैलेंट्स के लिए भी ये प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। एकेडमी का मुनफरद तरीका कार जो है वो आर्टिस्ट्री टेक्निक और अमली तजर्बे पर जोर देता है, जबकि हर तालिब इल्म को मकामी और आलमी सतह पर कामयाब होने के लिए तैयार किया जाता है और उसकी कामयाबी जो है वो आईवी स्टार जो है उसमें एक अहम किरदार अदा करती है। और आईवी स्टार की कामयाबी की एक बड़ी वजह और अहम वजह एक्सप्रेस टीवी के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है। एक्सप्रेस टीवी के जो फारिग तहसील जो लोग होते हैं आईवी स्टार से, उनको एक्सप्रेस टीवी जो है वो अपने ड्रामों में, फिल्मों में, डिजिटल मवाद में किरदार हासिल करने का रास्ता फराहम करता है और जिन्हें इंडस्ट्री में मुकाबले में एक नुमाया बरतरी देता है। इसी सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है, आईवी स्टार पर बात करनी है। आईवी स्टार की 2 काबिल कदर शख्सियात पारस मसरूर और एमन तहसीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो एमन आप बताइएगा अबाउट आईवी स्टार एकेडमी कि ये है क्या और इसमें डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं? अच्छा, आईवी स्टार एक ऐसी पाकिस्तान की एकेडमी हमने फॉर्म की है जो कि ना सिर्फ एक्टिंग आपको सिखा रही है, इसके साथ आपको ड्रामों में काम करने का मौका भी दिया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक्टिंग नहीं है, यहाँ पे आप राइटिंग के अपने स्किल्स को भी पॉलिश कर सकते हैं, अपनी म्यूज़िक के स्किल्स को भी पॉलिश कर सकते हैं, बट स्टार्ट हमने अभी एक्टिंग से लिया है। सो बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी ऑडिशंस आ चुके हैं और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि और ऑडिशंस हमारे पास आएँ और लोग अप्लाई करें आईवी स्टार पे। और ये एक बहुत अच्छा, मैं समझती हूँ, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, क्योंकि कुछ एकेडमीज़ होती हैं जो सिर्फ सिखाती हैं और आपको फिर इंडस्ट्री में भेज देती हैं कि आप खुद काम ढूंढें एंड ऑल। सो यहाँ पे हम आपको एक्टिंग सिखा भी रहे हैं, आपकी एक्टिंग स्किल्स पॉलिश भी कर रहे हैं और फिर आपको ड्रामे में आने का चांस भी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो पारस आप बताइएगा कि किस तरह से पॉलिश करते हैं जो एक्टर्स, जो सिंगर्स, बल्कि फैशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो उसमें अपना लोहा मनवाना चाहते हैं, उनको कैसे आप पॉलिश करते हैं? देखें, अभी पहले तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि अपनी नौइयत का एक मुनफरिद इदारा होगा और है, और इसकी ट्रेनिंग इसी तरह से रहेगी कि अक्सर लोगों में ये रुझान है, पाया जाता है और ये गलत फहमी पाई जाती है कि अदाकार बनना है या आर्टिस्ट बनना है तो पढ़ने का शौक नहीं है तो बस अदाकार बन जाएं। तो उसकी बिल्कुल बरक्स ये बात है और इसके लिए भी ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए भी ट्रेन किया जाए स्टूडेंट्स को। और जो चाहते हैं इस फील्ड में काम करना, कोई अदाकार बनना चाहता है, कोई सदाकार बनना चाहता है, कोई राइटर बनना चाहता है, तो उनकी एक एक्सक्लूसिव और बहुत ही मज़ेदार ट्रेनिंग के सेशंस हैं और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की उनको तालीम के साथ साथ जो प्रैक्टिकलिटी है उस पर ज़्यादा जोर होगा और मुख्तलिफ ट्रेनिंग के उसमें मॉड्यूल्स होंगे
जिससे स्टूडेंट गुजरेगा और बिल्कुल वो चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं, अब कोई रोक टोक नहीं है। और आईवी स्टार से एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो सिर्फ प्लेटफॉर्म ही नहीं है, एक लॉन्चिंग पैड समझ लें। ये एक ऐसा आर्टिस्ट जो चाहता है कि वो धक्के ना खाता फिरे या फिर वो ये इस फील्ड में जाके बिल्कुल अननोन ना हो, तो उसके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, मेरे ख्याल से उसको इसका फायदा होगा। ठीक है। अच्छा हेमंत, जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं टैलेंट की, अगर किसी में टैलेंट है, एक्टिंग का है, सिंगिंग का है या कोई राइटर बनना चाहता है, तो आईवी स्टार में वो कैसे आ सकता है? क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का? अच्छा, बेसिकली स्क्रीन्स पे आईवी स्टार की वेबसाइट चल रही होगी, वहाँ पे आप लोग जाके अप्लाई करें, वहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा, आप वो फॉर्म फिल करें, आपको एक मोनोलॉग दिया जाएगा, उस मोनोलॉग पे आपको एक वीडियो शूट करनी है, वो अपलोड करनी है। अच्छा है वाइट बैकग्राउंड पे करें, अच्छी साफ़ सुथरी वीडियो डाउनलोड करें ताकि हमें भी आसानी हो सिलेक्शन में। अगर हम देखते हैं कि मोनोलॉग बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया गया है और वो याद किया गया है, तो वो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि वो मोनोलॉग याद किया हुआ हो, ना कि वो देख देख के उन्होंने एक्ट किया हुआ हो। एक पॉइंट तो ये है कि वो उन्होंने याद करके एक अच्छी सी वीडियो बना के उन्होंने अपलोड करनी है। बाकी जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मौका नहीं मिलता आने का यहाँ पे, तो हम उनको यहाँ पे ठहराने का भी बंदोबस्त हमने किया हुआ है कि अंदरून हो गया या नॉर्दर्न एरियाज़ हो गए, वहाँ पे भी हमारा बहुत टैलेंट है, बट उनको यहाँ आने का मौका नहीं मिलता। वो बेचारे आते हैं, धक्के खाते हैं, एक ऑडिशन करवाया फिर चले गए अपनी जगह, फिर वापस आते हैं, कोई काम मिला नहीं मिला, तो बड़े धक्के खाने पड़ते हैं। हमारा एक प्लस पॉइंट ये है कि हम आपको अकोमोडेशन भी दे रहे हैं, आपको मील्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप आएँ और अपने टैलेंट को जो है वो पॉलिश करें और स्टार बन जाएं। ज़बरदस्त, ये वाकई स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और जिस तरह से भी अहमद ने बताया है, जो वेबसाइट का लिंक है वो भी हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, एक व्हाट्सएप नंबर भी है चल रहा है, और बड़ा सिंपल सा तरीका है जिसके थ्रू आप जो है वो अपनी परफॉर्मेंस भेज सकते हैं, उसकी बेस पर आपको सिलेक्ट किया जा सकता है। तो ये आप मुसलसल स्क्रीन पर फ्लिकर करता हुआ नंबर और जो हमारी वेबसाइट का लिंक है आईवी स्टार की, वो भी चल रहा है। तो आपने अगर अप्लाई करना है तो इट्स वेरी बिल्कुल आपके सामने है, अप्लाई करें, फौरन आईवी स्टार को ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे साथ पारस और हेमंत मौजूद है। तफसील जानने के लिए ये सेगमेंट जरूर देखिए। पारस बताइएगा कि हम देखते हैं कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म पहले से मौजूद है जो YouTube की शक्ल में है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग YouTube पे इसलिए नहीं कुछ कर पाते क्योंकि उनके पास वो वसाइल नहीं है कि YouTube के लिए वो प्रोडक्शन कर सकें, क्योंकि अब तो बहुत कंपटीशन है वहाँ पर भी। लेकिन हम दूसरी जानिब देख रहे हैं कि आप जैसे इदारे ये सारी सहूलियात मुयसर कर रहे हैं उन लोगों को भी, जैसा कि एमन ने भी बताया कि इवन रेजिडेंस तक उनको दी जाती है। जी देखें, बात सिर्फ यही है कि प्लेटफॉर्म तो मौजूद हैं, लेकिन उन प्लेटफॉर्म्स पे काम करने के लिए ट्रेनिंग मौजूद नहीं। Exactly. हमारा आईवी स्टार का जो बुनियादी मकसद है वो उन लोगों को ट्रेनिंग देना है जो ये काम सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, या उनके अंदर थोड़ा सा भी स्पार्क मौजूद है। और अगर उनके अंदर ये स्पार्क मौजूद है और वो समझते हैं, लेकिन उनके पास रास्ता नहीं है या उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है, वो चैनल्स के पास नहीं जा सकते, वो प्रोडक्शन हाउसेस के पास नहीं जा सकते हैं तो उनके पास रेफरेंसेस नहीं है। तो सारी चीजों से बचने के लिए एक नौजवान के कोई भी इंडिविजुअल जो चाहता है कि वो लिखना सीखना चाहता है, अदाकारी सीखना चाहता है या फनून लतीफा में जो भी, तो लेकिन बुनियादी तौर पे आप देखें लैकिंग जो है ना वो स्क्रीन के लिए है कि अगर एक लड़का या लड़की या कोई भी टैलेंट स्क्रीन पे आना चाहता है और वो चाहता है कि स्क्रीन पे आके अपना लोहा मनवाए, तो उनके लिए कोई खास ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो उनको गाइड करे और उनको ट्रेन करे और बताए कि देखें इस तरह से टेक्निकलिटीज हैं और पूरा टेक्निकल एनवायरनमेंट के साथ कि जहाँ कैमरास भी हो, जहाँ लाइट्स भी हो, जहाँ शूज भी हो और हर उस चीज से शनासाई हो जो उनको मुयसर नहीं है। तो आईवी स्टार जो है वो उन तमाम लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा जिनको शायद कोई अंदाजा ना हो कि इस काम में आके कैसे काम करते हैं या लोगों को अप्रोच कैसे करते हैं। A to Z जितनी इंफॉर्मेशन है आएगी।
ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और अपनी नौयत की मुनफरद एकेडमी है आईवी स्टार, जहाँ से इतनी ज़्यादा रहनुमाई जो है वो फ्राहम की जा रही है ट्रेनिंग के साथ साथ। अच्छा अयमन, जो एकेडमी है आईवी स्टार, ये टैलेंट को जिस तरीके से आपने बताया पॉलिश करके जब निकालते हैं, हर चीज़ सिखाकर बताकर, तो मुस्तकबिल का स्टार बनने के लिए रहनुमाई भी फराहम करते हैं। एक्सप्रेस टीवी का इसमें क्या रोल है और ये जो दोनों की शराकत दारी है ये कैसे चल रही है और किस तरीके से लोगों को फिर चांस भी मिल रहा है ऑन स्क्रीन? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया हमने एक एकेडमी फॉर्म की है और हमने एक्सप्रेस से कोलैबोरेशन ये की है कि हम जो टैलेंट को वो पॉलिश करेंगे और उनको चांस देंगे एक्सप्रेस के ड्रामों में एक्टिंग करने का। सो ये कोलैबोरेशन है हमारा एकेडमी और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के साथ। ठीक है, और इसके अलावा भी पारस, आजकल शॉर्ट मूवीज़ और वेब सीरीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, इस हवाले से भी कोई काम हो रहा है? जी बिल्कुल, वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स, टेलीफिल्म्स, ड्रामा सीरियल्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट, उसके लिए ट्रेनिंग की बुनियादी जो मामलात हैं वो तो होंगे ही, बट एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। अगर कोई डायरेक्ट करना चाहता है, फॉर एग्जांपल कोई लिखना चाहता है, तो उनके लिए भी प्लेटफॉर्म बिल्कुल ओपन होगा और एक नया सिलसिला शुरू होगा और मैं समझता हूं कि इससे बहुत सारे लोगों को और टैलेंट इससे प्रोड्यूस होगा। एमन आप बताइएगा कि हम अंडरमाइन करते हैं ट्रेनिंग को, तरबियत को अंडरमाइन किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हमारे पास तो प्लेटफॉर्म है, हम आराम से कुछ भी कर सकते हैं उसके ऊपर। तो हम ये देखते हैं कि चैनल्स भी बहुत सारे हैं, ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो अंडरमाइन करते हैं लोग कि ट्रेनिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जाकर कुछ भी कर सकते हैं, तो वो कहाँ तक सक्सेसफुल होते हैं और वो लोग जो ट्रेनिंग लेकर आते हैं वो कहाँ तक सक्सेसफुल होते हैं? अच्छा, इसमें मैं छोटी सी अपनी ही एग्जांपल दूंगी। मुझे बड़ा शौक है एक्टिंग करने का, लेकिन मैंने एक्टिंग मैंने पढ़ा नहीं है एक्टिंग, मैं जर्नलिज्म मैंने पढ़ा हुआ है। सो जब भी बात आती है कि नहीं यार एक्टिंग करनी है, सो मैं खड़ी होती हूँ बट मुझसे हो नहीं पाती। एक सीधी सी बात है, मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मेरी पीआर है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास रिसोर्स सब चीजें मौजूद हैं, बट मैं एक्टिंग नहीं कर सकती। सो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको अपनी एक्टिंग स्किल्स पॉलिश करनी है। एक जज्बा तो है ठीक है आपके अंदर कि आपको एक्ट करना है, बट उस स्किल को पॉलिश करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, ये स्किल पॉलिश करने के लिए जी आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आईवी स्टार एकेडमी की सूरत में मिल रहा है और जिसकी ज़बरदस्त चीज़ ये है कि जनाब आपने क्राइटेरिया सिलेक्शन का आपको बता दिया है, व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर फ्लिकर कर रहा है, इसके साथ साथ जो वेबसाइट है वो चल रही है, प्रोसेस पूरा आपको एमन ने तफसील से बताया है कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, आप सिलेक्ट हो सकते हैं। सिर्फ ये एक्टर्स के लिए बात नहीं हो रही है, राइटर्स, डायरेक्टर्स, सिंगर्स और कोई भी आप में जो भी टैलेंट मौजूद है पहले आपको पॉलिश किया जाएगा और उसके बाद आपको बासानी काम भी मिल जाएगा, क्योंकि आपकी टैलेंट की बेस पर आपको तराशा जाएगा और फिर आपको प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है काम करने का। बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, आपने सारी तफसील हमारे नाज़रीन को बताई है। जो अदाकारी, गुलकारी या इवन फैशन की इंडस्ट्री में भी कदम रखना उनके लिए ग्रेट प्लेटफॉर्म है, ज़रूर ज्वाइन कीजिए, अपने टैलेंट को निखारिए, ट्रेनिंग ज़रूर लीजिए, क्योंकि बगैर ट्रेनिंग के आप कुछ मुद्दत तो कामयाब हो सकते हैं लेकिन बहुत दूर तक नहीं जाएंगे। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अच्छा जी, हम एक ब्रेक पर जाएंगे और कुछ देर में वापस आएंगे।